जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे झारखंड में सरकारी नौकरी चुनावी मुद्दा बन गई है। चुनाव से पहले विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है, नौकरी की बात करता है, सरकार की अक्षमता पर सवाल उठाता है और सत्ता मिलने के बाद खुद जब उसको नौकरी देनी होती है तो वो इस मुद्दे को भूल जाता है या भूलने का नाटक करता है। ये मुद्दा उसके लिए उतना जरूरी नहीं रह जाता। तो दोस्तों, हेमंत सोरेन जब विपक्ष में थे तो नौकरी उनके लिए मुद्दा थी, युवा और छात्र उनके लिए प्राथमिकता थे। अब बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास नौकरियों का मुद्दा उठा रहे हैं और सब के सब यही कहते हैं कि चुनाव में जनता, युवा और छात्र सरकार को सबक सिखा देंगे। हेमंत सोरेन भी यही कहते थे जब रघुवर दास की सरकार थी। अब रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी यही कह रहे हैं, अब हेमंत सोरेन की सरकार है। लेकिन सरकार बनने के बाद, सत्ता मिलने के बाद ये लोग जनता और छात्र और युवा, इन लोगों को ही सबक सिखाने में जुट जाते हैं। दोस्तों, नियुक्ति की तरह ही राज्य के दो और ज्वलंत मुद्दे हैं और ये झारखंड की राजनीति में काफी दिनों से चर्चित है, काफी हॉट टॉपिक हैं और रह रहकर खासकर चुनाव के समय ये मुद्दे काफी गर्म हो जाते हैं। ये मुद्दे हैं कुर्मी जाति को जनजातीय दर्जा देने का और दूसरा सरना धर्म कोड का। अब देखिए इन मुद्दों पर नेता कैसे राजनीति करते हैं। पहले कुर्मी को एसटी दर्जे के मुद्दे पर आते हैं। यह मांग बहुत पुरानी है, काफी दिनों से, काफी सालों से कुर्मी ट्राइबल स्टेटस की मांग कर रहे हैं और इसके पक्ष में वे तमाम तर्क और प्रमाण देते हैं। मैं इस बात पर दोस्तों बिल्कुल टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं कि कुर्मी आदिवासी हैं या नहीं और उन्हें ट्राइबल स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं। मैं न तो सरकार हूं और न जज हूं कि कोई फैसला करूं। मैं तो बस आपको यह बताऊंगा कि इन मुद्दों पर नेता कैसे अपनी सुविधाओं के अनुसार सेलेक्टिव होते हैं। दोस्तों, 2 दिन पहले जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रांची में थे। प्रधानमंत्री रोजगार मेला में नियुक्ति का पत्र बांटने आए थे। मुंडा का विभाग ही जातियों को जनजातीय दर्जा मिलेगा या नहीं इसका फैसला करता है। तो कार्यक्रम के बाद पत्रकारों ने जब कुर्मी जाति को एसटी दर्जा देने के स्टेटस के बारे में अर्जुन मुंडा से पूछा तो मुंडा ने कहा कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने का कोई मामला केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है। देखिए वीडियो में मुंडा क्या कह रहे हैं। भारत सरकार के पास में इसका कोई लंबित मामला नहीं है। वो यहाँ पर जो कह रहे हैं वो अपनी बात कह रहे हैं। आप अपने अपने ढंग से तो कोई भी बात कह सकते हैं। भारत सरकार के पास लंबित नहीं है, यह राज्य सरकार का मामला है अभी इस समय। तो अर्जुन मुंडा ने साफ कहा कि यहाँ जो लोग बोल रहे हैं यह उनका विचार होगा, यह राज्य सरकार का मामला है, केंद्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब मुंडा जी को यह बात तो जरूर याद होगी दोस्तों कि वर्ष 2004 में उन्होंने ही मुख्यमंत्री रहते केंद्र को इस बारे में प्रस्ताव भेजा था कि कुर्मी को एसटी दर्जा मिले, क्योंकि तब उनकी सरकार दोस्तों समता पार्टी के सहयोग से चल रही थी, जो बाद में जदयू बन गया। और समता पार्टी के लालचंद महतो और जलेश्वर महतो जैसे नेता मुंडा सरकार पर भारी दबाव बनाए हुए थे। हालांकि उन्होंने ये अनुशंसा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी टीआरआई की 2004 में राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट के बावजूद की थी। तब टीआरआई ने अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा था कि झारखंड में कुर्मी जाति को यथास्थिति बनाए रखने की जरूरत है, यानी जिस हैसियत में कुर्मी अभी है ओबीसी स्टेटस में, उसी स्टेटस में उनको रहना चाहिए। वो एक लंबी रिपोर्ट थी, लेकिन मुंडा जी ने इसके बावजूद सिफारिश केंद्र को भेजी और अगले 11 साल तक वो सिफारिश एसटी-एससी कमीशन में पड़ी रही। आखिरकार 31 जुलाई 2015 को केंद्र सरकार ने अर्जुन मुंडा सरकार की इस अनुशंसा को खारिज कर दिया। दोस्तों, 2016-17 में झारखंड विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के विधायक राजकिशोर महतो ने कहा था कि कुर्मी को एसटी की सूची में शामिल कराने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर टीआरआई से दोबारा रिसर्च कराने का अनुरोध करना है और दूसरा रास्ता है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करना। राजकिशोर महतो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के पुत्र थे, अब दिवंगत हो चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने और राज्य सरकार की अनुशंसा से अब कुछ होने वाला नहीं है
और शायद इसीलिए अर्जुन मुंडा ने 2 दिन पहले कहा कि यह राज्य सरकार का मामला है, केंद्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, राज्य सरकार भी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। वह कुर्मियों की मांग को लेकर सहानुभूति तो दिखाती है, या सहानुभूति दिखाने का दिखावा तो करती है, लेकिन इसके लिए जो लीगल अटेम्प्ट्स होने चाहिए उससे बचती है। यहां तक कि हेमंत सोरेन ने सरना धर्म कोड का बिल पास कराकर केंद्र सरकार को भेजा, तो वह कुर्मी के मुद्दे पर टीआरआई से रिसर्च भी करा सकती थी, विधानसभा में बिल भी ला सकती थी। लेकिन पहले 2021 में हेमंत सोरेन की सरकार ने इस मुद्दे को राज्य पिछड़ा आयोग में भेजने का फैसला किया। अब एसटी की सूची में कुर्मी शामिल होगा कि नहीं, ये पिछड़ा आयोग कैसे तय करेगा, ये मुझे तो कम से कम समझ में नहीं आता, क्योंकि ये फैसला टीआरआई और केंद्रीय जनजातीय आयोग के रिकमेंडेशन पर होता है। खैर, पिछड़ा आयोग में भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जस्टिस लोकनाथ प्रसाद के निधन के बाद से इस आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है। सरकार भी चाहती है कि मामला लटका रहे, क्योंकि कुर्मी को आदिवासी दर्जा मिल गया तो आदिवासी जेएमएम से भड़क जाएंगे, जो उसका मेन वोट बैंक है, जो उसका कोर बेस है। और कुर्मियों को स्टेटस देने से इनकार कर दिया डायरेक्टली, तो जेएमएम का माझी महतो मोमिन वाला समीकरण बिगड़ जाएगा। इसलिए मध्यम मार्ग अपनाकर काम चलाया जा रहा है, और काम चल ही रहा है। फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या भाजपा, दोनों का जोर आदिवासी वोटों को रिझाने पर है। इसलिए न तो कोई दल कुर्मियों की मांग का पुरजोर समर्थन करेगा और न ही सीधा सीधा विरोध करेगा, क्योंकि विरोध तो आदिवासी कर ही रहे हैं। आदिवासी तो विरोध कर ही रहे हैं कि कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा न दिया जाए। तो इस विवाद में कोई राजनीतिक दल या कोई राजनेता कूदेगा तो अपना हाथ ही जलाएगा। 2004 में दोस्तों अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी, लालचंद महतो और जलेश्वर महतो जैसे हार्डकोर कुर्मी नेताओं के बल पर सरकार चला रहे थे, तो दबाव में सिफारिश उनको भेजनी पड़ी थी। अब मुंडा जी को आदिवासी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ना है, वह काहे को अपना वोट बैंक खराब करने जाएंगे। सो बिना किसी लाग लपेट के बोल आए, अब जिनको कुर्मी वोटों से जीतना है वे जाकर अपना डैमेज कंट्रोल करते रहें। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि मुद्दों को लेकर प्रायोरिटी कैसे बदल जाती है। 2004 में मुंडा जिन्होंने भेजा था ट्राइबल स्टेटस के लिए रिकमेंडेशन, आज देखिए वो क्या बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुर्मी का मुद्दा ये था। एक और मुद्दा है सरना धर्म कोड का। कई समुदायों द्वारा अलग धर्म के रूप में गिने जाने की मांग के बावजूद जनगणना के कॉलम में 5 धर्म ही हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन। यही अलग धर्म है और इन्हीं को कोड दिए गए हैं। झारखंड सहित छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रकृति पूजक आदिवासी अपने सरना धर्म को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने के लिए अभियान चला रहे हैं, जबकि कर्नाटक के लिंगायत भी इसी तरह की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। अब सरना धर्म कोड भी दोस्तों एक भावनात्मक मुद्दा बन गया है। इस कोड को देने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अगर सरना धर्म कोड बना दिया गया तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आदिवासी चाहे किसी भी धर्म को माने, हिंदू को माने, इस्लाम को माने, सरना को माने, कि बौद्ध बन जाए, किसी को भी माने, उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, आरक्षण के लिए संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसका धर्म से कोई लेना देना है भी नहीं। लेकिन केंद्र सरकार अगर इस मांग को मान लेती है, यानी सरना धर्म कोड दे देती है, तो यह सूची अंतहीन हो जाएगी, क्योंकि तब अलग अलग धार्मिक समूह अपना अलग अलग कोड मांगने लगेंगे। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि देश की सभी जनजातियां सरना धर्म को ही मानती हैं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, भारत के उत्तरी क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में मूल रूप से लेप्चा, भूटिया, थारू, बुक्सा, जौनसारी, खाम्टी और कनोटा जनजातियां प्रमुख हैं, और भी कुछ जनजातियां हैं। पूर्वोत्तर की बात करें यानी असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय आदि में लेप्चा, भारी, मिसमी, डफला, हमर, बुकी, लुसाई, चकमा, लखेर, कुक्की, पोई, मोनपास, शरदुक, पेस आदि जनजातियां निवास करती हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र जहां हम हैं, वहां उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल, यहाँ गोंड, भूमिज, खड़िया, मुंडा, संथाल, बिरहोर, हो, उरांव समेत 40 से ज्यादा जनजातियां रहती हैं। इनमें सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, और इन चारों प्रदेशों के जो आदिवासी हैं
बिहार में भी कुछ आदिवासी हैं, ये लोग सरना धर्म को मानते हैं। पश्चिमी भारत में गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भील, कोली, मीणा, टाकणकार, पारधी, कोरकू, पावरा, खासी, सहरिया, आंध्र, टाकर कोली, महादेव कोली, मल्हार कोली और जैसे आदिवासी हैं। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक आदि के कोटा, बगादा, टोडा, कुरुम्बा, कादर, चेचू, पुलियान, नायक और चेट्टी जैसे आदिवासी भी अलग धर्म मानते हैं, वो सरना धर्म नहीं मानते। तो अंडमान निकोबार और बाकी जो क्षेत्र हैं लक्षद्वीप में जारवा, ओंगने, ग्रेट अंडमानी, सेंटिनलीज, शैम्बीस और जाखा जैसी जनजातियां प्रमुख हैं। इनमें से कुछ जातियां जैसे लेपचा, भूटिया ऐसी जो जनजातियां हैं ये मंगोलॉयड रेस से ताल्लुक रखती हैं, मंगोल नस्ल से ताल्लुक रखती हैं। दूसरी ओर केरल, कर्नाटक और द्वीपीय क्षेत्र की कुछ जातियां निग्रो यानी निग्रोइड नीग्रो नस्ल से ताल्लुक रखती हैं। इसलिए देश के सभी आदिवासी सरना धर्म कोड मिलने पर राजी हो जाएंगे। यह भी एक विषय है कि होंगे कि नहीं होंगे। इसके अलावा जनजातियों में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो धर्मांतरण का है। आदिवासियों में सबसे ज्यादा धर्मांतरण जो हुआ है वो ईसाई में हुआ है। लद्दाख और लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ ज्यादातर ईसाई या तो बौद्ध हैं या मुसलमान बन चुके हैं। झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में आदिवासी ईसाई भी बने हैं, हिंदू देवी देवताओं को भी मानते हैं और सरना धर्म को भी मानते हैं। ऐसे में अलग कोड दे भी दिया जाए तो धर्मांतरित आदिवासी कौन सा धर्म लिखेंगे, जिसमें धर्मांतरण कर चुके हैं वो, या फिर सरना लिखेंगे? ये भी एक बहस का मुद्दा हो सकता है। तो आदिवासियों की कुल संख्या और उनके द्वारा पालन किए जाने वाले धर्म के सही आंकड़ों की जानकारी कैसे मिलेगी अगर कन्वर्टेड जो आदिवासी हैं वो अपना अलग अलग धर्म लिखने लगे? तो दोस्तों ये एक मुद्दा है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति है तो मुद्दा खड़ा रखना पड़ता है। हेमंत सोरेन ने अपने पहले कार्यकाल में न तो 1932 को लागू करवाया, न सरना धर्म कोड पर दबाव बनवाया, जबकि केंद्र में उस समय यूपीए की मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2005 से 2009 के बीच कुछ महीने शिबू सोरेन और करीब 2 साल मधु कोड़ा की सरकार रही, राष्ट्रपति शासन भी रहा। तो इन सब में मधु कोड़ा में भी जेएमएम शामिल था। तो केंद्र में उस समय यूपीए की सरकार थी, तब ये सब काम कराना याद नहीं आया। अभी मोदी सरकार है, 10वां साल चल रहा है, चुनावी साल अगले साल है, तो हेमंत सोरेन साहब को सरना धर्म कोड भी मोदी से चाहिए, 1932 का खतियान भी मोदी से चाहिए और कुर्मी को एसटी का स्टेटस भी चाहिए। इधर 2014 से दोस्तों 2019 तक रघुवर दास जी राज्य के मुख्यमंत्री थे। वो एक नई डिमांड कर रहे हैं। उनको याद तब नहीं आया कि एसटी का सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को जारी किया जाना चाहिए जो आदिवासी समाज के स्थापित रीति रिवाज, रूढ़ियों, परंपराओं, अनुष्ठान, वेशभूषा और उत्तराधिकार विरासत के नियमों का पालन करते हैं। 5 साल मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी। अब जब हेमंत सोरेन सरना धर्म कोड पर मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो दास बाबू को केरल हाईकोर्ट का 1997 का फैसला याद आ रहा है। खैर, मुख्यमंत्री की कुर्सी का नशा ही इतना होता है कि उस पर बैठा आदमी यह सब उस समय याद नहीं रखता, कुर्सी से उतरने के बाद याद आता है यह सब। इसलिए दोस्तों 1997 का फैसला रघुवर जी को 2014 से 2019 तक याद नहीं आया। अब वे अपनी सुविधा के हिसाब से केरल हाईकोर्ट का फैसला याद कर रहे हैं। साथ ही वे हेमंत सोरेन को यह भी कर रहे हैं कि सरना धर्म कोड के नाम पर आप जनजातीय समाज, विशेषकर सरना समाज को गुमराह कर रहे हैं, और इससे बेहतर है कि जो आपके हाथ में है कम से कम उसको लागू कर दें। अब बेचारे हेमंत सोरेन रघुवर दास से यह भी तो नहीं कह सकते कि आपने क्यों नहीं लागू कर लिया इसको। आपने तो राज्य को 11 और 13 में बांटा, पत्थरगड़ी का आंदोलन करा दिया, सीएनटी हटाने पर तुल गए, तो एसटी का सर्टिफिकेट भी केरल हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर लागू करा देते। लेकिन दोस्तों अब रघुवर दास जी कानून के जानकार तो है नहीं, राजनीति के जानकार हैं कि नहीं है ये भी मुझे पता नहीं है, इस पर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन इतनी जानकारी तो उनको होनी ही चाहिए कि केरल हाईकोर्ट का फैसला दोस्तों झारखंड में लागू नहीं होता। फिर भी अगर उनको जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 यानी 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होता है, लेकिन किसी हाई कोर्ट का आदेश या कोई फैसला सिर्फ संबंधित राज्य या उन राज्यों में लागू होता है जहां तक उस
हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो दोस्तों, यही सेलेक्टिव राजनीति है। इसमें नौकरी का मुद्दा हो या जाति धर्म का मुद्दा हो, मुद्दों को मरने नहीं दिया जाता ताकि अगली बार अपनी सुविधा के अनुसार उनको फिर से जिंदा करके इस्तेमाल किया जा सके। दुर्भाग्य यह है कि हम लोग यानी जनता यानी पब्लिक सब जानते समझते हैं, लेकिन कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर और कभी किसी फॉल्स नैरेटिव में फंसकर भावना में बह जाते हैं और इस्तेमाल हो जाते हैं और फिर अगले 5 साल तक छाती पीटते हैं। दोस्तों, बस इस्तेमाल करने वालों के झंडे और चेहरे बदलते रहते हैं, नीयत कभी नहीं बदलती। इसलिए फिर चुनाव आने वाला है, आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।